अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः अधिक श्रावण पौर्णिमा दिनांक 1 अगस्त 2023 चरक चिकित्सा स्थानाध्याय 3 चिकित्सा शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिर्द्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामाश्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। लंघनेन क्षयन्नीते दोषे संदुक्षिते नले स्वास्थ्यं विजुरत्तं लघुत्वञ्च क्षुच्चैवास्योपजायते प्राणाविरोधेन चैनं लंघनेन उपपादेत बलाधिष्ठानम आरोग्यम अदर्थोयं क्रियाक्रमः। तो लंघन से जब दोषों का क्षय हो जाता है और अग्नि संदुक्षित हो जाता है तो ज्वर शांत हो जाता है, लघुत्व और क्षुत ये उत्पन्न होती है। तो प्राण अविरोध ही इस प्रकार से लंघन से करना है क्योंकि बल ये आरोग्य का अधिष्ठान है और इसी के लिए ये क्रियाक्रम इस प्रकार का है। तो जैसे मैंने कहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो काफी मुसीबत होती है। तो आरोग्य जो है वो बल पर निर्भर है और उसी के लिए ये क्रियाक्रम है, आरोग्य के लिए ये क्रियाक्रम है। तो लंघन जो होना है वो प्राण अविरोधी इस प्रकार का होना चाहिए। लंघनम स्वेदनं कालो यवाग्वस्तिक्तको रसा पाषाणान्य अव्यपक्वानां दोषाणां तरुणे ज्वरे। तो तरुण ज्वर में लंघन स्वेदन काल यवागु तिक्त का रस ये अविपक्व दोषों का पाचन करने वाले इस प्रकार के हैं। आगे चलकर षढ़म इस प्रकार की बात आती है। 6 दिन लंघन स्वेदन काल यवागु तिक्त का रस इस प्रकार के देने हैं इस प्रकार से। और फिर अविपक्व दोषों का पाचन इस प्रकार का हो जाता है और एक बार दोषों का पाक हो गया, दोषों का पचन हो गया तो विज्वरत वगैरह बाकी जो चीजें हैं ये प्राप्त होती है। तो लंघनेन क्षयन नीते सति इस प्रकार से, क्षयन नीते दोषे सति इस प्रकार से ये सती सप्तमी की रचना कल मैंने बताई थी। तो लंघन से शुरुआत करते हैं और फिर आगे आगे का विस्तार आएगा। तृष्यते सलिलं चोष्णं दद्यात् वातकफज्वरे मद्योत्थे पित्तिके चाथ शीतलं तिक्तकै श्रुतम् दीपनं पाचनं चैव ज्वरघ्नम् उभयं हि तत् स्रोतसां शोधनं बल्यं रुचिस्वेदकरं शिवम्। तो अगर प्यास लगती है, तृषा उत्पन्न होती है तो वात कफ ज्वर में उष्ण जल देना है। ये उष्ण जल यानी कि पूरी तरीके से उबला हुआ जल
और शायद उसको थर्मास में रखे कि वो पीते समय भी जैसे चाय गर्म होती है उतना तो गर्म होना चाहिए, तो उसी प्रकार का देना है। लोग बताने पर कहते हैं कि थोड़ा गर्म करते हैं, थोड़ा गुनगुना गर्म हो गया कि उष्ण जल हो गया, इस प्रकार से मान लेते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से उबला हुआ पानी होना चाहिए और वो पीते वक़्त भी गर्म पीना चाहिए। अब इसमें आपको आता है मद्योत्थे पैत्तिके चाथ शीतलम तिक्तकै श्रुतम। मद्योत्थ अगर ज्वर है या फिर पैत्तिक ज्वर है, तो तिक्त रस से सिद्ध जल इस प्रकार का शीतल देना है। नो साउंड हाँ, रिजॉइन बाकी सभी को तो आवाज़ आ रहा है ना? तो षडंग पानीय जो है, षडंगोदक ये इसमें अच्छा है। पित्त ज्वर है या मद्योत्थ इस प्रकार का ज्वर है, तो बेटर ऑप्शन कि षडंग पानी या षडंगोदक इस प्रकार का दे दे। दीपनम पाचनम चैव ज्वरग्नम उभयम हित। तो ये दीपन पाचन और दोनों ही, चाहे श्रुतशीत हो या फिर उष्ण हो, इस प्रकार का ये ज्वरग्न है। स्रोतसाम शोधनम बल्यम रुचि स्वेदकरम शिवम। स्रोतसों का शोधन करने वाला बल्य, रुचि और स्वेद निर्माण करने वाला और शिव है। तो अभी गर्म पानी ये एक अहम दवा है। गर्म पानी या पानी उबाल के ठंडा करके पीना ये एक अहम दवा है। बहुत आसान है, की नहीं जाती। इसका फलश्रुति अगर देखेंगे तो फलश्रुति काफी वाइड इस प्रकार की है और व्यापक फलश्रुति होने के बावजूद भी उसका ज्यादा प्रचलन नहीं है। हमारे यहाँ वैद्यों में भी गर्म पानी ही पीना है, ये बात समझ में नहीं आती। ये बाकी लोगों की बात छोड़ो। अगर हम बताते हैं कि पानी गर्म करके या उबाल के ले लो, तो बोलते हैं नहीं आरओ का प्रयोग करते हैं तो ये करने की जरूरत नहीं है। तो मैं फिर बताता रहता हूँ कि आरओ में और इसमें काफी अंतर है। आरओ में शायद निर्जंतुक हो जाएगा लेकिन लघुत्व पानी में जो आना चाहिए, अग्नि संस्कार से जो परिणाम परिणमन उसमें होना चाहिए, वो तो आरओ के जरिए नहीं होता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको आरओ का पानी प्रयोग करना है तो भी ठीक है, वो उबाल के ले लो। नहीं तो बेटर ऑप्शन है कि जो नॉर्मल पानी है पीने के लिए जो है वो उबाल के ले लो। आरओ करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है इस प्रकार से। तो सभी रोग प्रायः आम से निर्माण होते हैं और ये पाचन और दीपन दोनों प्रकार से काम करता है। तो बहुत सारे लोगों में अगर हम इस प्रकार का सुझाव देते हैं कि पानी उबाल के लेना है अब उबालेंगे तो कितना उबालेंगे? एक तो केवल उबालना और उबलने के बाद बंद कर देना, ये बात हो सकती है। अगर उबालना ही है तो उसमें सोने का कंगन या अंगूठी अगर डालते हैं तो सुवर्ण संस्कार इस प्रकार का हो जाता है वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। और उसको एक चतुर्थांश या आधा या ये 3/4 कम कर देते हैं तो ज़्यादा गाढ़ा पानी इस प्रकार का बनता है। एंड तो फिर ये ज़्यादा लघु होता जाता है। जैसे अग्नि संस्कार बढ़ता जाता है, हम कम करते जाते हैं पानी, तो ये अग्नि संस्कार के ज़रिए ज़्यादा लघु इस प्रकार का बनता है और अग्नि संस्कार के ज़रिए दीपन पाचन गुणधर्म भी बढ़ेंगे। तो खास करके सीकेडी में मैं 2 लीटर पानी को आधा लीटर बनाने के कहता हूँ, उसमें सुवर्ण लाजा ये डालने के लिए कहता हूँ इस प्रकार से। बाकी वनस्पति भी डाल सकते हैं, खास करके ये उबालने के बाद फिर उसमें उशीर अगर डालेंगे, वालक डालेंगे, तो उसका एक अच्छा स्वाद भी आता है और प्यास जल्दी बुझती है। उबालने के बाद बोरवेल का क्षार पूरा अलग होता है क्या? बोरवेल का क्षार अलग करने के लिए एक यंत्र आता है मैंने अहमदाबाद में काफ़ी जगह यंत्र देखा है। तो बेटर ऑप्शन है कि वो क्षार पहले दूर करे और फिर पानी उबाले। तो
बोरवेल में अगर क्षार है तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर इस प्रकार का है और वहाँ अहमदाबाद में तो हर घर में प्रायः ये इस प्रकार का होता है। तो दीपन पाचन है, ये एक महत्वपूर्ण है। स्रोतसाम शोधनम, स्रोतस का शोधन करने वाला ये उबला हुआ पानी इस प्रकार का है और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। बाकी अन्य रोगों में भी इस प्रकार से स्रोतस शोधन की आवश्यकता होती है और आम का पहला लक्षण स्रोतरोध यही है। केवल वाटर प्यूरीफायर का पानी पीना डिस्टर्ब्स थायराइड फंक्शन। उसके बारे में काफ़ी बहस चल रही है, ये इस प्रकार का पानी पीना ठीक नहीं है इस प्रकार से। उसमें जो आवश्यक तत्व है वो सभी निकाले जाते हैं और फिर से कुछ डालने की कोशिश करते हैं लेकिन ये नेचुरल नहीं रहता, ये सबसे अहम मुद्दा है। Some people say that it will be more concentrated with minerals if we reduce by it by boiling. एक बार करके देखना चाहिए क्या होता है, लेकिन मैं तो सुझाव देता रहता हूँ और ग्रंथों में ही है वर्णन। मैं मेरा खुद का नहीं है, ये तो ग्रंथों में वर्णन आया है कि 1/3 आधा या 3/4 कम कर दे इस प्रकार से। तो ये ग्रंथों में वर्णन है तो मुझे लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमारा मेन मकसद जो है जैसे अन्न का अजीर्ण हो, तो अन्न का लंघन करना चाहिए, उसी प्रकार पानी का अजीर्ण हो, तो पानी का लंघन करना चाहिए। जिसका अजीर्ण है वो बात नहीं लेनी है। फिर पानी के बिना तो रह नहीं सकते, ये बात सही है। तो हम ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि कॉन्सन्ट्रेटेड वाटर इस प्रकार का अगर लेंगे, तो कम पानी लेकर भी प्यास बुझ जाती है या जो शरीर की आपूर्ति होनी है वो हो जाती है और फिर उसका बोझ नहीं बनता। जैसे कच्चा पानी ये शरीर में आम निर्माण कर सकता है, तो इसलिए यहाँ ना ठंडा पानी देना ही नहीं है। अगर देना है तो भी उबाल के ठंडा हुआ इस प्रकार का ही पानी देना है इस प्रकार से। सर इन आर्म कंडीशन शुड फ्रूट्स बी अवॉइडेड, या अवॉइड करने चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ये ज़्यादा भारी है, गुरु है पचन में। उससे बेहतर पकवान जो है अग्नि पर जिसका पाक किया गया है वो ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कच्चा पानी नहीं पीना है, उबाल के शायद ठंडा ले सकते हैं या उबाल के गर्म पीना ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का है और ये काफ़ी अच्छे काम करने वाले हैं। बल्य है, ये भी एक अलग बात है इसमें। और रुचि स्वेदकरम और शिव है। रुचि और स्वेद निर्माण करने वाला और शिव यानी कि कल्याण करने वाला। अभी इस प्रकार का शिव वगैरह इस प्रकार या कल्याण वगैरह इस प्रकार के शब्द आते हैं जो आधिदैविक भावों से जुड़े इस प्रकार के। तो इन शब्दों को इकट्ठा करना चाहिए कि शिव क्या-क्या है? वे हमारे कोश में तो हो जाएगा, प्रातिपदिक कोश में इस प्रकार का हो जाएगा। तो अगर अकल्याण हो रहा है और कल्याण की अपेक्षा रखते हैं, तो इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करें, वो ज़्यादा अच्छा है। रात को बॉइल्ड डे में कंज़्यूम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसमें ऐसा है हमारा दिन सुबह शुरू हो जाता है सूर्योदय से और सूर्य जब दूसरे दिन का सूर्योदय होगा तब तक एक दिन रहता है। सूर्यास्त के बाद रात शुरू होती है, लेकिन दिन जो है वो सूर्योदय से सूर्योदय तक इस प्रकार का है। और खास करके अष्टांग संग्रह में ये सूत्र आता है कि व्युषितं तत् त्रिदोषकृत्, ये पानी अगर पर्युषित इस प्रकार का हो जाए, एक रात वैसे भी उबला हुआ पानी इस प्रकार का रहता है, तो वो त्रिदोष कारक इस प्रकार का है और द्रव्यं अग्निगुण भ्रष्टम, उसके अग्नि के गुण जो है उसमें वो भी सभी निकल जाते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए ये सुबह सूर्यास्त के बाद ही उबाले और फिर दूसरे दिन सूर्योदय तक लेते रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रात में कहीं कभी लोग काफ़ी लोग इस प्रकार से करते हैं कि रात में पानी उबाल लेते हैं और फिर वो सुबह ठंडा हो जाता है, वो पीते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। पानी जो है वो इस प्रकार से पर्युषित हो जाता है क्या नहीं जाता है, इसके बारे में संदेह है। अभी हम मानते हैं कि पानी भर लेते हैं
और पानी शेष रहता है तो वो फेंक देते हैं, क्योंकि ये बासी हो गया या शीरा जिसको मराठी में कहते हैं, इस प्रकार का प्रदूषित हो गया, तो अभी अच्छा नहीं है, इस वो फेंक देते हैं, नया पानी भरते हैं। वैसे देखा जाए तो तालाब में, नदी में पानी रहता ही है और वो महीनों-महीनों तक इस प्रकार से रहता है। हम उसमें से पानी उठाते हैं तो उसको हम नहीं कहते कि प्रदूषित हो गया इस प्रकार से। केवल गर्म पानी के बारे में ये बात कही गई है कि ये प्रदूषित अगर हो जाता है तो उसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वो त्रिदोष को पकड़ने वाला इस प्रकार का है। सुबह बॉयल किया हुआ पानी रात को पिए तो वो गुरु होता है क्या? योग रत्नाकर में बताया है। व्युषित मीन्स, व्युषित यानी कि एक जो एक रात रहा है इस प्रकार से, वो व्युषित इस प्रकार का है। इट इज डिस्क्राइब फॉर सिद्ध जल। उबला हुआ पानी दूसरे दिन पीते हैं सूर्योदय के बाद, तो होता है। रात में ले सकते हैं, वापरायला सांगितलंय। असावरिष्टों के लिए उबला हुआ पानी डालने के लिए बताया गया है। तो शायद ये भी एक अग्नि संस्कार उसमें हो जाता है और दीपन पाचन के लिए अच्छा इस प्रकार का काम करता है। धातु सिद्ध जल 1 ग्राम अंदर प्रयोग किया तो अच्छा फल मिलता है। वो कितना ग्राम होना है, इतना इसका महत्व ज्यादा नहीं है। लेकिन धातु होना चाहिए, सुवर्ण जो है, रौप्य जो है, इस प्रकार से प्रयोग क्या कर बोल रहे हो? सकते हैं तो ये ज्यादा अच्छा इस मैं प्रकार तो का नहीं है। दिखा। नागर धान्य का विषित जल फॉर अंतरपान, विषित जल नहीं है। वहां पे जो बताया है कि अतिरोक्षात अनागच्छन् चेत् जाड्यादिदोष कुरुत् उपेक्षेतैव ततो द्युषितश्च निशां पिबेत् प्रातर्नागर धान्याम्भः कोष्ठं केवलमेव वा, इस प्रकार से। इस स्नेह का बस्ती दिया गया है, उसका प्रत्यागम नहीं हुआ है, और क्योंकि रुक्ष रौक्ष बहुत ज्यादा है इस प्रकार से, तो उस समय में अध्युषित ये रात में कुछ खाना नहीं खाया है उसने इस प्रकार से, और पूरी रात निकल गई है। प्रातः नागर धान्याम भा, सुबह नागर और धान्य धान्य का इसका पानी पिए, या फिर कोष्णम केवल में हुआ, फिर कोष्ण जल इस प्रकार के पिए। तो ये नागर धान्याम जो है वो एक अच्छा श्वास से अरे पाचन यार के साला होता है। तुम्हारी की तो और मैंने एक बीच में किया था पाचन रसायन योग इस प्रकार से। ये नागर धान्याम, नागर शुंठी और रसायन चूर्ण जो है, गुड़ची, आमलक और गोक्ष, इनका एक जौकुट बनाकर रखा था, और लोगों को वो देते थे कि ये पानी में उबाल के ये पानी दिन भर पियो इस प्रकार से। तो उससे काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। एक तो पाचन भी होता है और रसायन चिकित्सा भी होती है इसमें। तो ये कर सकते हैं कि नागर धान्य, शुंठी, आमलक, गुड़ची, आमलक और बंद कर दे। गोक्ष, क्या इस बोल रहे हैं? प्रकार का जो है कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। भाग गए शक्ति वापस? मैम, आपका 3 घंटे डिस्टरबेंस हो अंदर, रहा है। शक्ति 3 मैम 4। प्लीज म्यूट कर लीजिए, सर की ओके। आवाज हम लोग को नहीं आ रही। तो 3 घंटे के अंतर, ये मुझे पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे हैं इस प्रकार से। एक तर याम तुम्हाला बद्दल आवाज चालू आहे. क्लिअर येत नाहीये, तुमचा आवाज क्लिअर येत नाही, डिस्टर्बन्स आहे. एक कालचं याम म्हणजे उकळलेलं 3 पाणी तास. शिल्लक राहील तर परत उकळून घ्यावं की सोडून द्यावं? फिर से तो उबालना नहीं है, छोड़ देना है. उतना ही उबाले जितनी गरज है, जितनी नीड है, इस प्रकार से। और फिर अगर शेष रह जाता है तो वनस्पतियों को दे दे, पेड़ पौधे अगर घर पे है तो उनको दे दे, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। शक्ति रावत, ओके। योग रत्नाकर जैसे बाकी ग्रंथों में सुबह खाली पेट पानी लेना अमृत समान बताया गया है, लेकिन बृहत्त्रय में ऐसा निर्देश नहीं है, तो यह उचित है या नहीं? क्योंकि प्रातः काल का पानी अग्निमान्यकर होगा या नहीं? उसमें प्रमाण कितना लेना है ये काफी अहम मुद्दा है। अभी तो लोग 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर कितना भी पानी पीने के लिए कहते हैं, और उनका कहना होता है कि उससे मोशन क्लियर आती है, पेट साफ हो जाता है और इसलिए उसको लेना है।
और बहुत सारे लोगों को कब्जियत होती है, तो ये लेने से फायदा होता है तो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इससे अग्निमांद्य होता है और एक दुष्ट चक्र बन जाता है। बार-बार इस प्रकार का अग्निमांद्य और फिर मल प्रवर्तन अच्छा नहीं होना और फिर ये पानी लेते रहना इस प्रकार से। तो ये उचित नहीं है। पाणी उकळलं की उसमें विभावरी मॅडम तुमचा पण माईक चालू झालाय. ओके। लेकिन अभी ऐसा है कि अगर थर्मास में हम रख देते हैं, तो ये गर्म रहेगा, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो इसका कुछ रेफरेंस है क्या, कुछ बताओ कि इस प्रकार से उबालने के बाद 3 घंटे तक ही वो अच्छा परिणाम देता है इस प्रकार के। एक प्रस्थ जल से जल ले सकते हैं, उसके अलावा प्यास लगने पर ही। लेकिन ऐसा है ना कि एक प्रस्थ यानी कि 640 एमएल इस प्रकार का, ये भी काफी मात्रा है। मैं बताता हूँ, अगर आपको पेट साफ होने के हिसाब से लेना है तो 1 कप भर गर्म पानी ले लो इस प्रकार से। तो इससे पेट साफ आता है और पाचन दीपन दोनों एक्शंस इस प्रकार से मिलते हैं। तो उतना ही लेना उचित इस प्रकार का है। अब आगे वाले ग्रंथों में इस प्रकार के जो निर्देश आते हैं, ये कैसे करेंगे? ये बड़ी दिक्कत का मामला इस प्रकार का है कि जो कंट्रोवर्शियल है। जैसे योग रत्नाकर में दूध के साथ कौन से फल चलते हैं, इसमें क्षीरेण आमम वगैरह इस प्रकार का आम्र, इस प्रकार की भी बात बताई गई है। और चरक का मूल वचन जो है वो आम्रा अमृता का, वो सभी का दूध से निषेध है, संयोग विरुद्ध है इस प्रकार से। तो हम किसको माने? व्याकरण में ऐसा कहा जाता है कि यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्य। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनमें से उत्तरकालीन जो मुनि है उनका प्रामाण्य है। लेकिन मैं मानता हूं कि आयुर्वेद में पूर्व मुनि नाम प्रामाण्यम, ये बात होनी चाहिए। अगर कंट्रोवर्सी होती है तो चरक सुश्रुत वाग्भट पर हम ज्यादा निर्भर कर सकते हैं, आगे वाले ग्रंथों पर नहीं इस प्रकार से। तो अभी ये सुबह पानी पीने का प्रचलन काफी बढ़ गया है और लोग ऐसा मानते हैं कि पानी ही तो है, उसमें क्या है, आपत्ति क्या है इसमें? ज्यादा पानी पिएंगे तो जैसे गटर साफ होता है उसी प्रकार से शरीर शुद्ध होता होगा इस प्रकार से। लेकिन पानी का पचन होना जरूरी है, ये बात भूल जाते हैं। और वास्तव में पानी का भी पचन होना है, उसके लिए एक अलग उदकवह स्रोतस है। तो ये ध्यान में रखते हुए पानी कम भी पीना है। ऋते शरण निरागाभ्याम पिबेत स्वस्थोपि चाल्पशः, ये जो वाग्भट ने निर्देश दिया है कि शरद और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर स्वस्थ व्यक्ति को भी पानी कम ही पीना है। तो स्वस्थोपि तो मतलब रोगियों को भी पानी कम ही पीना है। प्रमेह हमें खास करके बहुद्रवा श्लेष मात्र दोष विशेष इस प्रकार की बात कहते हैं। तेजस प्रतिपक्षत्वात् मंदाग्निर्वर्जय जलम, मंदाग्नि में अग्नि कम पीना है इस प्रकार से बात बताते हैं। और मंदाग्नि तो सभी रोगों का मूल कारण होता है, रोगा सर्जित मंदाग्नि इस प्रकार से। What will be the channels of Udakavah Srotas from entry to end? ये काफी डिफिकल्ट इस प्रकार का प्रश्न है। इसमें ऐसा है कि दोनों का एंट्री का स्थान एक ही है, मुंह से ही हम पानी लेते हैं और अन्न लेते हैं। अन्नव स्रोतस फिर भी अलग बताया है, उदकवह स्रोतस अलग बताया है। तालुमूलम क्लोमच, ये जो उदकवह स्रोतस के मूल स्थान इस प्रकार के बताए हैं। अब क्लोम कहाँ है इसके बारे में पता नहीं चलता, काफी बहस उसके बारे में की गई है, लेकिन फिर भी क्लोम वास्तव में क्या है ये पता नहीं लग रहा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि चरक शारीरिक स्थान 6ठे अध्याय में पानी परिणत होकर किस किस रूप में होता है शरीर में, ये बात बताई गई है। और एक चैनल उसमें होना चाहिए कि जो जो भी आप्य भाव शरीर में है उन सभी में पानी का एक अहम रोल है।
और ये पानी केवल पानी भी रहेगा या सिद्ध जल इस प्रकार का भी रहेगा। जब हम दाल बनाते हैं उसमें काफ़ी पानी इस प्रकार का होता है या सब्जियाँ बनाते हैं जिसमें रस है, तो ये भी पानी ही है, परिणत रूप इस प्रकार का है। उन सभी का परिणाम हमारे शरीर पर होता रहता है इस प्रकार से। योग रत्नाकर योग प्रभावित ग्रंथ है, इसलिए योग गुरु भी पानी का अति सेवन को कहते हैं। योग रत्नाकर का मतलब योग से जुड़ा है या योग यानी कि औषधि योग इस प्रकार के है। मुझे नहीं लगता ये योग से जुड़ा है इस प्रकार से। अभी नेचुरोपैथी के लोग भोजन पूर्ण होने के बाद 1 घंटा बीत जाने के बाद 1 लीटर पानी पीना चाहिए ऐसा बताते हैं। वो भी सही नहीं है। उसमें मुहुर वारी पिबेद अभूरी, ये हमारे ग्रंथों का निर्देश है कि बार-बार थोड़ा-थोड़ा पानी पीना है, एकदम ज़्यादा पानी नहीं पीना है। और खास करके जब एक रुचि या फिर टेस्ट में बदलाव आता है। अद्याद्रव्यम गुरु स्निग्धम स्वादु मंदम स्थिरम पुरः, गुरु स्निग्ध मंद मधुर वगैरह जो है शुरू में खाना है। मध्यम लवणोत्कटम, जब अम्ल लवणोत्कट इस प्रकार का कुछ छाछ नमक डाल के लेते हैं और अंते कंठ तिक्त कषाय इस प्रकार से, ये टेस्ट जब बदलती है, रस जब बदलता है, तो बीच-बीच में पानी पीना उचित है, ऐसा एक लोगों का मानना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि खाना खाते समय ही थोड़ा-थोड़ा पानी पिए और उसका प्रमाण भी निर्धारित किया गया है कि 1/3 घन, 1/3 द्रव और 1/3 रिक्त रखना है। तो 1/3 द्रव में पानी और बाकी जो सब रस वगैरह इस प्रकार के रहेंगे, दाल का पानी या फिर सब्जियों का पानी, ये सब मिला के 1/3 करना है। तो मानो हमारे आमाशय की कैपेसिटी 1200 एमएल इस प्रकार की, ये देखा गया था कि जलधौती करके पानी का आमाशय की कैपेसिटी कितनी है, तो करीबन 1200 एमएल होती है। तो 400 एमएल ही पानी या द्रव पदार्थ लेने हैं, चाहे उसमें छाछ भी समाविष्ट हो जाए इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है 400 एमएल यानी कि 1 कप हमारा अगर 100 एमएल का है तो 4 कप पानी, ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी आप ये दाल वगैरह को अगर उसमें से मना करेंगे, कम करेंगे, तो शायद 2 कप, 2.5 कप इतना ही पानी, पानी के रूप में लेना है। वो भी खाना खाते समय लेना है इस प्रकार से। लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, वैसे भी पीते हैं, आते-जाते हुए भी पीते हैं, इस प्रकार का है। It can be locate if we can locate it, it will be revolutionary while thinking about water. सही है। वैसे स्रोतस की कल्पना भी काफी कॉम्प्लेक्स है। मूलात खाद अंतरं देह प्रसृतम विवाह्य स्रोतस तत् विज्ञेयम सिराधमनि वर्जितम। अब जो स्रोतोरोध के जरिए लक्षण उत्पन्न होते हैं, शकृत पिंडिक उद्विष्ट प्रतिष्ठाय शिरोरुजा ऊर्ध्व वायु परिकर्त हृदय से उपरोधनम वगैरह वगैरह। तो पिंडिकोद्वेष्टन ये लक्षण पुरुष वेग के अवरोध में बताया गया इस प्रकार से। तो हर लक्षण की संप्राप्ति अगर देखने की कोशिश करेंगे तो काफी अजीब बातें एक-एक स्रोत से रिलेटेड इस प्रकार से सामने आएगी। अभी एलोपैथी में सलाइन की खोज और उसके जरिए प्रीणन होना, ये एक अलग बात इस प्रकार की हो गई। जहाँ खाना नहीं जा रहा है और अग्नि अच्छा है, उसमें सलाइन के जरिए सद्यस्तर्पण इस प्रकार का हो जाता है, ये काफ़ी मरीजों में देखा जाता है इस प्रकार से। तो ये तो पानी सीधा रक्त में निकल जाता है, रक्त में चला जाता है और फिर उसके जरिए प्रीणन होता रहता है। हमारी जो प्रक्रिया है वो हम पानी पिएँगे, वो आमाशय से फिर लेकर पचन होते हुए पूरे शरीर में जाएगा इस प्रकार से। और इसमें समय लगता है, ये थोड़ी-सी बात है। अगर पी नहीं सकते तो काफ़ी मुश्किल इस प्रकार की होती है। तो अभी आइसोटोप स्टडीज़ एक अलग बात है। इसका परिणाम क्या होता है मालूम नहीं आइसोटोप्स का, रेडियो आइसोटोप्स होते रहते हैं।
लेकिन अभी ये बेरियम मील या फिर कोलोनोस्कोपी वगैरह वगैरह इसमें जो करते हैं, उसमें अगर आइसोटोप का डाई इंजेक्ट करते हैं तो वहां कहाँ-कहाँ पे वो जा रहा है ये बात पता चलती है इस प्रकार से। तो इसके जरिए अगर पानी कहाँ-कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है वगैरह वगैरह और परिणमन जैसे हम पानी पिएंगे उसके परिणमन की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि तालु तो मुख में ही है, उसमें संदेह नहीं है। ये जो 2 स्थान बताते हैं हर स्रोतस के लिए, तालु मूलम क्लोमोच वगैरह इस प्रकार से। तो कुछ स्रोतस के बारे में ऐसा है कि एक उत्पत्ति स्थान और एक विनियोग स्थान। जैसे फणसलकर बताते थे कि यकृत प्लिहानो ये जो है रक्त स्रोतस के मूल स्थान। तो ये उद्भव स्थान है यकृत और प्लीहा है विनियोग स्थान है। वो शायद आरबीसी का डिस्ट्रक्शन प्लीहा में होता है, हीमोग्लोबिन अलग किया जाता है और रिकंस्ट्रक्शन लिवर में होता है। ये जो एलोपैथी बताती है उसके आधार पर उन्होंने ये विधान किया होगा। लेकिन इसी प्रकार से वृषणोमूलम शेफश्च एक उत्पत्ति स्थान और एक विनियोग स्थान इस प्रकार से जैसे बताते हैं। वैसे सभी जगह वही होता है ये थोड़ा बताना मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। किंतु फिर भी जैसे ही पानी प्रवेश करेगा तो उसके परिणमन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये प्रथम स्तर का परिवर्तन होगा उदकव स्रोतस के जरिए। आगे चलकर रस, रक्त आदि धातु बनेंगे, उसमें भी काफी द्रव है, आप्यांश है इस प्रकार से। तो उनकी एक अलग प्रक्रिया है जो रसधात्वग्नि, रक्त धात्वग्नि से जुड़ी इस प्रकार की है। और फिर वहां भी परिणमन होता रहेगा। तो एक ग्रॉस लेवल पर अन्न और पानी का पचन होकर जो मल बनेंगे पुरुष और मूत्र वो तो अन्न हुआ स्रोतस, उदक हुआ स्रोतस, मूत्र हुआ स्रोतस, पुरुष हुआ स्रोतस, इन्हीं का मामला है। उसमें से जो आहार रस बनेगा उसके ऊपर ये रसधात्मग्नि वगैरह की क्रिया होगी और फिर परिणमन उसमें होता रहेगा इस प्रकार के। अति जलपान से आपकी किडनी जो 100 साल में काम करने वाली थी उससे उतना काम आप 50 साल में ही करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। ऐसा कहने पर लोग की समझ जल्दी आप लोगों के समझ में जल्दी आता है। सही है। और वैसे परमेश्वर ने हमें 2 किडनियां दी है। तो एक से काम अगर नहीं है, 2 आंख है, 2 कान है वगैरह, तो 2-2 चीजें दी है। और सुश्रुत में एक अजीब रेफरेंस आता है अन्न वहे द्वे प्राण वहे द्वे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। ये द्वे का मतलब क्या है? ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। अन्नव स्रोतस 2 है, हम कहाँ मानते हैं इस प्रकार से? आमाशय मूलम मामंच पार्श्वम इस प्रकार से जो 2 आमाशय 2 वाम पार्श्व है क्या? या एक ही आमाशय और वाम पार्श्व में 2 स्रोतस है क्या? एक अगर बंद पड़ गया तो दूसरा काम करता है इस प्रकार। ये केवल सुश्रुत का रेफरेंस है, चरक में इस प्रकार का रेफरेंस नहीं है। लेकिन सभी जगह द्वे 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 इसी प्रकार का वर्णन आता है। तो ये काफी दिलचस्प बातें है कि हम कैसे उसको सुलझाए। स्रोतस के ऊपर एक निबंध लिखने की स्पर्धा हुई थी, मैं जब सेकंड ईयर में था आयुर्वेद विज्ञान मंडल से। तो मैंने सोचा कि मैं लेख लिख दूं इस प्रकार से, और कोल्हटकर सर की भी सहायता काफी जगह ले ली इस प्रकार से। वो पूरा का पूरा ग्रंथ, पूरा का पूरा ये लेख मेरे हस्तलिखित 200 पृष्ठों का था। वो 40 पृष्ठों में आयुर्वेद पत्रिका में छप गया उस समय में। मुझे पहला प्राइज मिला उसके लिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो अनुत्तरित रहे। मैं तो सेकंड ईयर में था, मुझे तो ज्यादा पता नहीं था उसके बारे में।
लेकिन इसमें काफी मूल रूप से विचार होने लगे। अभिष्चंदिनी भोज्यानि स्थूलानि च गुरुनि च, मैं स्थूलानि पर अटक गया। मेरा मंतव्य था कि जो बड़ा है वो स्थूल, जो छोटा है वो सूक्ष्म, इस प्रकार से। और अगर स्थूल को काटेंगे तो वो सूक्ष्म हो जाएगा, ऐसे उस समय में दिमाग में था। तो स्थूलीय विशेषण का अर्थ ही नहीं रहा, क्योंकि वो काटने पर अगर वो सूक्ष्म हो जाता है तो स्थूल देने का मतलब है, इस प्रकार से। तो इससे बेसिक विचार ये उत्पन्न हुआ कि स्थूल और सूक्ष्म में मूलभूत गुण है, इस प्रकार से। किसी परमाणु का आकार बड़ा होना और किसी का छोटा होना ये स्वाभाविक है, इस प्रकार से। अब बात मन में आई कि अभ्रक भस्म के 1000 फुट बताए हैं, दूसरे सुवर्ण लोहे वगैरह किसी के भी 1000 फुट नहीं बताए, तो उसके 1000 फुट क्यों बताए और 1000 ही क्यों बताए, ये दोनों मुद्दे सामने आए। तो इसमें अनेक सूक्ष्म भाव इकट्ठा होते हुए अभ्रक बनता है, ये बात ध्यान में आई। और जब हम पुट देते रहते हैं तो वो अपने मूल सूक्ष्मता को प्राप्त कर लेता है, और इसीलिए ये गंगाधर शास्त्री गुणे का वर्णन है कि ये सूक्ष्म है और ये सूक्ष्म स्रोतोगामी है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। तो उस समय में हमें इस बात को अगर हम ध्यान में रखेंगे कि ये सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाता है और 1000 फुट होने पर वो परम सीमा पहुंच जाता है, तो उसके आगे फुट देने से भी फायदा नहीं है, 1000 तक ही सीमित रहेगा। और सुवर्ण लोह वगैरह के बारे में 1000 फुट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका सूक्ष्म रूप चाहे 60 फुटों में ही हो जाता है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। तो स्थूल और सूक्ष्म ये बेसिक भाव है, बेसिक गुण है, ये बात सामने आई। ये मेरे लिए बहुत अहम बात थी, इस प्रकार से। अभी संस्कारो ही गुणांतर आधानम कहते हैं, तो किन गुणों में परिवर्तन आता है? तो लघु और गुरु में गुणों में ही परिवर्तन आता है, बाकी गुणों में नहीं आता। जो भी ग्रंथों में सभी जो उदाहरण दिए गए हैं वो गुरु और लघु के बारे में, परिणमन के बारे में बताया गया है। शीत उष्ण हो गया, उष्ण शीत हो गया, स्निग्ध रूक्ष हो गया, रूक्ष स्निग्ध हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल गुरु लघु हो जाता है, लघु गुरु हो जाता है, ये बात हो सकती है, इस प्रकार से। तो ये मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रकार का था, जो स्रोतस के जरिए मेरे सामने इस प्रकार से आया। फिर भी द्वे के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चला, मैंने उसके बारे में कुछ लिखा भी नहीं कि द्वे द्वे क्यों कहा गया है, इस प्रकार से। और स्रोतांसि खलु परिणामम् आपद्यमानानां धातूनां अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थेन, इसके ऊपर काफी बहस की गई, इस प्रकार से। और जो भी भाव शरीर में निर्माण होते हैं वो स्रोतस के बिना नहीं निर्माण होते, ये भी एक अहम मुद्दा इसमें है। तो हर चीज का एक स्रोतस होना चाहिए, जो जो भाव शरीर में निर्माण होता है उसका स्रोतस होना चाहिए। वैसे 13 स्रोतस बताए गए ये ग्रॉस लेवल पे इस प्रकार के हैं। क्लोम स्वादुपिंड, यह संगति लगाई तो प्रमेह मधुमेह के सारे में समझ में आ सकते हैं। ऐसा है, थोड़ा सा ये मत है कि क्लोम ये स्वादुपिंड है। फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ये भी पिपासा स्थान के रूप में सामने आता है, तो उसको भी कुछ लोग इस प्रकार का क्लोम मानते हैं, इस प्रकार से। जीर्णम वारी बलप्रदम, ये आयुर्वेद का श्लोक नहीं है, ये बाहर का है। अजीर्ण भेषजम वारी, जीर्णे वाली बलप्रदम वगैरह इस प्रकार का, लेकिन उसका सब ठोस सबूत नहीं है, इस प्रकार से। आफ्टर drinking water, some people get urination very quickly, like the drunken water came out very quickly. Can we say there is some channel from stomach itself which connects udakava, srotas, kloma, udara, pakvashaya, vrukka, can be said as separate channel? ये तो मेरा भी कहना है कि वास्तव में
हमारे हिसाब से मूत्र की निर्वृत्ति पक्वाशय से ही है और उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। ये अलग चैनल है जो अभी किडनी, यूरेटर्स और ब्लैडर जो एलोपैथी में बताया गया है वो अलग चैनल है। उसको हम प्रमेह में जरूर सोच सकते हैं क्योंकि प्रमेह में इस प्रकार का क्लेद वायु मूत्र में मूत्राशय में लेके आता है, इस प्रकार का डायरेक्ट रेफरेंस है। और वैसे वृक्क जो है मेदोह स्रोतस का मूल स्थान इस प्रकार का है। सर इन समर 2 बॉइल्ड वाटर इनटेक इज प्रिफरेबल। ठंडा करके पीते हैं तो चलेगा, बहुत ज्यादा उबालना नहीं है। तो ये पित्त युक्त हितन दोष है। बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर ये पित्त युक्त दोषों के लिए हित इस प्रकार का बताया गया है। आयुर्वेद पत्रिका का सभी डिजिटलाइजेशन हुआ है, तो आप आयुर्वेद पत्रिका को लिखेंगे तो ये निकाल के दे देंगे। डिजिटलाइजेशन उसका पूरा हुआ है, तो ये हाँ फांट ही संकल्पना औषधद्रव्य घालूनच आहे का? कुठली संकल्पना? फांट फांट फांट, हाँ हाँ कारण त्याच्यामध्ये तुम्ही रात्री उकळत झालेलं पाणी गार करून परत पिताय. हाँ फांट में उबला हुआ पानी डाल के सुबह पीते हैं, लेकिन वो शायद सूर्योदय से पहले पीना बेहतर होगा। सूर्योदय के बाद, अभी लोग देर से जागते हैं, सभी सूर्यवंश हो गए हैं, इस प्रकार से सूर्य के उगने के बाद उठते हैं, तो वो सही नहीं है। पहले ब्राह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा था, तो ब्राह्म मुहूर्त में उठकर वो पानी पिए, वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का हो। तो आयुर्वेद पत्रिका में तो ये मिल जाएगा आपको। वाम पार्श्व यह कौन अवयव का नाम है? कोई अवयव का नाम है या लेफ्ट लैटरल प्रदेश, ऐसा ग्रॉसली अभिप्रेत है। यह भी मुश्किल है बताना इस प्रकार से। ये जो लेफ्ट लैटरल पोजीशन बस्ती में भी दी जाती है और अग्नि के बारे में वहां पे वर्णन है। खाना खाने के बाद भी वामकुक्षी के बारे में बताते हैं। उसमें 8 श्वास दक्षिण कुक्षी में, 16 श्वास लेटे हुए यानी कि पीठ पर लेटे हुए, और 32 सांस लेफ्ट लैटरल पोजीशन में इस प्रकार के बताए गए। ये रत्नाकर में ये वर्णन आया है इस प्रकार से। तो इन सभी का कुछ ना कुछ रोल इस प्रकार का है, ये बात समझ लेनी चाहिए। That means स्थूल is separate entity opposite to against to सूक्ष्म and which stays whatever you do। या खास करके जो वनस्पति घी है वो स्थूल है। अब वनस्पति घी नेचुरल नहीं है, ये हाइड्रोजनेटेड इस प्रकार का है, तो ये संस्कारित है। वनस्पति तेल कैसा है ये थोड़ा सा देखना चाहिए इस प्रकार से। मुख्य तिल तेल जो है वो सूक्ष्म बताया है, लेकिन सभी तेल इस प्रकार के सूक्ष्म नहीं होंगे। अभी जो पाम ऑयल का बहुत ज्यादा प्रचलन है, सूर्यफूल वगैरह के बारे में बात करते हैं, लेकिन सभी में पाम ऑयल मिलाया रहता है इस प्रकार से। और अभी मोदी जी ने बर्मा और ये उत्तर भारत में बड़ा प्लांटेशन पाम का किया है। क्योंकि हम दूसरे देशों पर निर्भर है, तो ये निर्भरता कम करने के लिए बड़े पैमाने पर पाम प्लांटेशन मोदी जी ने किया है इस प्रकार से। तो हमें तो पता ही नहीं है हम क्या खा रहे हैं। बाजार से हम जो तेल खरीदते हैं, एक तो रिफाइंड होता है, फिर ये राइस ब्रान वगैरह इस प्रकार की भी स्थिति होती है, और सूर्यफूल का ज्यादा प्रचलन है, सोयाबीन का काफी प्रचलन है। अब इनके बारे में पता नहीं है स्थूल सूक्ष्म कैसे है इस प्रकार से। सूक्ष्मोष्ण कफ करुन्नच, ये तिल तेल के बारे में तो बता है,
तो हितोरुचि विजय महाराज साहब का कहना कहा था कि तिल तेल ही खाओ, जो ग्रंथों में वर्णन है इस प्रकार से। तो सूक्ष्म स्थूल ये मूल ये है और ये स्रोतोरोध कर देता है इस प्रकार से। एक मैंने सुना था, शायद राबो उक्टे से सुना था, कि इसको पचाने के लिए, वनस्पति घी को पचाने के लिए 105 डिग्री की आवश्यकता रहती है, लिवर में होती है वो। उनका कहना था कि नॉर्मल टेम्परेचर आदमी का हो तो उस समय भी लिवर का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट इस प्रकार का होता है। अगर वनस्पति घी का सेवन खाली पेट वगैरह इस प्रकार से करेगा, अग्नि अच्छा हो तो शायद पचा पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है तो स्रोतोरोध करते रहेगा। जैसे मृत्तिका के बारे में बताया जाता है कि मृत्तिका स्रोतोरोध करती है अग्नि को काम करने नहीं देती इस प्रकार से, और इसलिए मृत्तिकाम रेचयेत बुधा, पहली चिकित्सा जो है उस मृत्तिका का रेचन करवा दे इस प्रकार से, और फिर अग्निदीप्ति के बारे में सोचे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए। खड़े होकर जल सेवन नहीं करना चाहिए, इसके पीछे कोई आयुर्वेद संदर्भ या कारण हो सकता है, मैंने तो नहीं सुना है इस प्रकार से। ये कहाँ से आया है मुझे भी मालूम नहीं है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना है। पाणी पितात आणि ते पोटात दुखायला लागतं. तर नळ फुटणं हा जो प्रकार आहे, असं ते म्हणणं आहे. नहीं, लेकिन उसका कुछ शास्त्रीय रेफरेंस है क्या, देखना पड़ेगा। सर उससे हील काफी पेन भी बताया होता जाता है। है। हाँ सर, वैसे हील भी पेन भी खाना होता या है ना। पीना ये एक पवित्र कर्म है इस प्रकार से। अग्नि का खाने के बारे में तो बताया है, अग्निहोत्र समोविधि इस प्रकार से। तो बैठकर खाना खाना चाहिए इसके बारे में संदेह इस प्रकार का नहीं है। वैसे ही बैठकर पानी पीना चाहिए, इस प्रकार से जोड़ ले सकते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ये मैंने वेणुगोपाल शास्त्री जोशी की एक केस बताई थी कि सर पे आघात हुआ था और बहुत प्यास लगती थी। आक्षेपक होते थे और 5-5, 6-6 घंटे तक आक्षेपक टिकते थे। तो उसके आधार पर उनका कहना था कि ये फोर्थ वेंट्रिकल भी पिपासा स्थान इस प्रकार का है, तो क्लोम का वो मतलब हो सकता है इस प्रकार के। उदर वृक्क, पक्वाशय वृक्क, 2 चैनल्स। इसमें ऐसा है कि हम एनाटॉमी को प्रमाण मानकर चल रहे हैं। तो ये बात सही है नहीं है, यही संभ्रम का विषय है। एलोपैथी ने कह दिया, एनाटॉमी के आधार पर कह दिया, और एनाटॉमी ही सही है, प्रत्यक्ष दिख रहा है इस प्रकार से, इसलिए उसको मानते हैं। क्योंकि हमारे हिसाब में मुख्य जो मूत्र का निर्माण होगा वो पक्वाशय से ही होगा। अगर ये मानते हैं कि ये उससे आहार रस से रक्त धातु बनते हैं और ये रक्त किडनी में आता है इस प्रकार से, और फिर ये किडनी में उसके फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है इस प्रकार से, और फिर जो अनावश्यक चीजें हैं वो निकाल दी जाती है, जो आवश्यक चीजें हैं वो रखी जाती है, और फिर वो मूत्र के जरिए निकाली जाती है इस प्रकार से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अग्नि अच्छा हो, शुरू में ही अगर सारकिट विभाजन अच्छे तरीके से हो गया हो और द्रवमल के स्वरूप में मूत्र निकल गया हो, तो बहुत थोड़ा अंश
आहार रस के जरिए किडनी तक जाएगा, वैसे तो सभी जगह जाएगा, सिर्फ किडनी में जाएगा ऐसा नहीं है। प्रमेह की संप्राप्ति में जो बताते हैं कि क्लेद धातु जो है, शरीरजं क्लेदम इस प्रकार का, वो उसमें अगर रह जाता है तो वो निकालने का एक तरीका वृक्क है इस प्रकार से, और फिर वो ब्लैडर में भेजा जाता है। यहाँ हमारे यहाँ ब्लैडर में ये आ जाता है इस प्रकार का कहना बताया गया है, तो उसको ध्यान में रखे। और धातुओं में स्थित इस प्रकार के क्लेद का पचन नहीं हुआ है तो उसको निकालने के लिए शरीर का यह प्रयास है प्रमेह के रूप में इस प्रकार से। तो मूल रूप से तो हमें पानी कम पीना है, ये द्रव प्रधान कफ अगर उसमें प्रमुख है तो पानी कम ही पीना है इस प्रकार से। और मूत्र का निर्माण पक्वाशय से ही हो तो शायद ये किडनी फेलियर की बात नहीं है। क्लेद अगर बहुत ही ज्यादा है, पचन अच्छा नहीं हो रहा है और रक्त में वो घुस जा रहा है और फिर रक्त के जरिए किडनी में आ रहा है और किडनी में वो ताकत नहीं रही इस प्रकार से, बहुत ही ज्यादा प्रमाण में आ रहा है इस प्रकार से, तो फिर किडनी फेलियर लेबल किया जाएगा और फिर डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाएगी। व्हाट इज नॉट सूक्ष्म इज स्थूल। मैं ये समझता हूँ दोनों पॉजिटिव एंटिटीज है। स्थूल रिजेंबल्स टू कफ और जल एंड पृथ्वी, सूक्ष्म टू वात एंड पित्त एंड रिमेनिंग महाभूत। दैट इज ट्रू। खास करके पृथ्वी से संबंध स्थूल का है और सूक्ष्म का अग्नि और वायु से है। तत्र द्रव्यम ऊर्ध्वगमम तत्र प्रायोगिनी पवनोत्कटम अधोगामी च भूयिष्ठम भूमितो ये गुणाधिकम। तो वायु और अग्नि दोनों सूक्ष्म गुण वाले हैं और पृथ्वी और जल ये दोनों स्थूल वाले हैं। विशेषतः पृथ्वी स्थूल इस प्रकार की है। खड़े हो के पानी से पार्षणीशूल होता है ऐसा मैंने पढ़ा है, लेकिन रेफरेंस बताओ मुझे। उदक धरा कला may be logical with udara वृक्क channel। हाँ, अभी कला के बारे में मैंने तो सोचा नहीं था, लेकिन सोच सकते हैं कला, उदक धरा कला इस प्रकार से, और उसका संबंध कहाँ कहाँ पे है इस प्रकार से। वैसे हमारे हिसाब में मांसधारा कला वगैरह को लेकर काफी बहस होनी चाहिए, काफी मुश्किल मामला है समझने का इस प्रकार का। सर रसधातु रसौषधि ये भस्मों का सूक्ष्मीकरण करते हैं तो वह रसौषधि पर संस्कार होके वह सूक्ष्म होते हैं क्या? होते हैं। अभी होम्योपैथी में जो इस प्रकार का 6x मिनिमम है, 30x ज्यादा प्रचलन में है, 200x वगैरह भी बनाते हैं इस प्रकार से। अभी नैनो पार्टिकल्स के बारे में काफी संशोधन चल रहा है और उनका कहना है कि ये नैनो पार्टिकल्स ज्यादा प्रभावशाली होते हैं मूल द्रव्य के हिसाब से। तो हमें थोड़ा सा उसमें झांक के देखना चाहिए कि भस्म की प्रक्रिया नैनो पार्टिकल्स से जुड़ती हुई इस प्रकार के, जो हम शुद्धि करेंगे, मारण करेंगे भस्मों का इस प्रकार से, तो वो नैनो पार्टिकल्स बन जाते हैं। और उसको भी अगर सूक्ष्म करेंगे तो वो और भी नैनो इस प्रकार का होगा। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए कि हम नैनो टेक्नोलॉजी है उसका कुछ अभ्यास करें और फिर इन सभी के बारे में सोचें। वो लोग कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, उनको पता चल रहा है कि ये आयुर्वेद में भस्मीकरण प्रक्रिया है तो ये नैनो पार्टिकल्स बनते हैं, ऐसा उनका कहना है इस प्रकार से। लेकिन उसके बारे में ज्यादा संशोधन बाहर नहीं आया है, तो ये थोड़ा देखना चाहिए। मूत्राश्मरी में अति अम्बुपान कहा जाता है, लेकिन अश्मरी का मूल ही कफ है, ऐसे में रोग बढ़ सकता है क्या? ये फोर्सफुल इवैक्यूएशन के जरिए काम करता है तो कुछ हद तक ये अच्छा है, लेकिन बाद में एक बार अश्मरी निकल जाने के बाद वो पानी ज्यादा पीने की सलाह मिलती है, वो तो गलत है इस प्रकार से।
और मूल रूप से हमें चिकित्सा चाहिए अश्मरी भेदन करने की। एलोपैथी में तो कुछ नहीं है। सभी एलोपैथी के डॉक्टर सिस्टोन वगैरह ऐसी प्रकार के आयुर्वेद की ही दवाइयों का प्रयोग करते हैं मूत्राशमरी भेदन के लिए। एलोपैथी में कुछ भी नहीं है मूत्राशमरी भेदन के लिए। अगर भेदन हो जाता है तो अपने आप निकल जाता है। उसके लिए और करने की जरूरत नहीं है। भेदन नहीं होता है तो फोर्सफुल इवैक्यूएशन, इस प्रकार से ज्यादा पानी पीने से फोर्स बनेगा और वो निकाला जाएगा, ये बात कही जाती है। तो पानी ज्यादा पीना ही नहीं है। टमाटर, अंडा, पालक, ये 3 प्रमुख हेतु है मूत्राशमरी के, उनको टालना है। या क्षारीय जल है तो उसको टालना है। पाणी थर्मासमध्ये ठेवलं तर गुरु नाही का होणार, जसं काढा झाकून ठेवला तर होतो। या भी ऐसा है कि नहीं तो हमें हर बार पानी उबाल के लेना पड़ेगा, और गर्म पानी पीना है तो ये फिर से गर्म करना भी उचित नहीं है। तो बेहतर ऑप्शन है कि वो गुरु रखने की कोशिश, ये उष्ण रखने की कोशिश करे। खाने के बारे में भी ये है, स्लो कुकर्स अभी विदेशों में मिलते हैं, 4 घंटे 8 घंटे इस प्रकार से। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स फॉर कैंसर पेटेंटेड इन यूएस। ओके। तो ये गुरु होगा नहीं होगा ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी, लेकिन धीमे आंच पर अगर उबालते रहेंगे और थोड़े थोड़ा उष्मा से ले लेंगे तो एक अलग बात बनेगी। इसमें ये गुरु रखने की जरूरत नहीं। जैसे अन्न, ये स्लो कुकर्स है, सुबह 8 बजे कुकर लगा के निकल जाते हैं और दोपहर 4 बजे वो ऑन वन पर शिफ्ट हो जाता है। और फिर इलेक्ट्रिक कुकर है 5 साढ़े 5 बजे घर पे आते हैं तो गर्म अन्न मिलता है इस प्रकार से। तो ये विदेशों में काफी अभी प्रचलन में आ गया है कि इस प्रकार के गर्म रखने वाले इस प्रकार में रखे इस प्रकार से। सूक्ष्मीकरण हेतु दुग्ध शर्करा उपलब्ध है क्या? दुग्ध शर्करा मिलती है लेकिन वो जर्सी गाय की मिलती है। मैंने अजीब सुना ये सूक्ष्म औषधि में आगोम फार्मेसी करके है, कोलथरे, दापोली के नजदीक है। तो मैं वहां गया था उनसे पूछा तो वो नेदरलैंड से मिल्क शुगर मंगवाते हैं और वो तो पूरी जर्सी गाय की ही है इस प्रकार से। तो ये उचित नहीं है। तो बेटर ऑप्शन, अगर देसी गाय के दूध की पाउडर मिलती है या शुगर मिलती है तो एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। हाँ, पण ते मिल्क पाउडर है, मिल्क शुगर नहीं है। उसमें से मिल्क शुगर को अलग करना पड़ेगा तभी वो बात हो सकती है इस प्रकार से। तो उसको यूज करना अच्छा नहीं है। कैन वी यूज दिस आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी कंसेप्ट इन द मॉडर्न एनालिटिकल स्ट्रक्चर व्हाइल ट्रीटिंग पेशेंट? हम तो वही कर रहे हैं। एनाटॉमी से उसका लगाव होगा नहीं होगा, फिट होगा उसमें नहीं होगा, ये अलग बात है। हमें हमारी फिजियोलॉजी की तरफ से तरीके से चलना है। ये मुद्दा हम इस प्रकार का रहेगा। और हम क्लिनिकली रिजल्ट दिखा सकते हैं, उसमें संदेह की बात नहीं। केवल आपको एनाटॉमिकल प्रूव करना है तो नहीं होगा। नाही पण मग याच्यापेक्षा ते हे जे वापरायचे ना ते कंदाची शुगर कमी आहे. नारळ वापरायचे ना टैपियोका। त्यापेक्षा. Start to end from Mukha to Guda, all surface available for absorption and reabsorption. Kidney just tertiary. We can connect and distribute all with srotas. What can be possible areas related with Udaka Vaha srotas along with Pakvashay. तो मेरा तो सुझाव है कि दोष धातु मल विज्ञान हमारे लिए अहम है, वही फिजियोलॉजी है वास्तव में। और उसमें अग्नि स्रोतस कला ये भी बातें ऐड करते हैं। तो हमारे दृष्टि से यही शारीर है, उसको भली भांति समझने की कोशिश अगर करते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और उसके आधार पर हम क्लिनिक्स जरूर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। क्लिनिकली हम दिखा सकते हैं। सिर्फ बात एनाटॉमी की आती है
तो ये बहस ऐसी चलती रहेगी। आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। ये 6 अगस्त का जो है वो हमने कल बंद करवाया है रजिस्ट्रेशन। फिर भी काफी लोग चाहते हैं कि ज्वाइन होना। अब वहां की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर बड़ा हॉल उपलब्ध होगा तो शायद आज या कल फिर से रीओपन करेंगे बड़ा हॉल उपलब्ध होने पर। तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं, अभी भी ज्वाइन जिन्होंने किया नहीं है लेकिन ज्वाइन होना चाहते हैं, वो शायद ये लिंक फिर से भेजी जाएगी। ये आखिरी मौका है इसमें, क्योंकि इसके आगे हम आयुर्योग और हार्मोन्स के बारे में बोलने वाले नहीं है। आगे एक कोर टीम बनेगी और वो ऑनलाइन ऑफलाइन इस प्रकार से काम करती रहेगी। तो सिर्फ उस ग्रुप के लिए ही हम आगे बोलेंगे, आम लोगों के लिए नहीं बोलेंगे, आप सभी वैद्यों के लिए नहीं बोलेंगे। रामदेव का काऊ मिल्क पाउडर भी आ रहा है, वो कितना सही है मालूम नहीं। मिलता है तो सोच सकते हैं। इफ वी डू रिवर्स एनालिसिस ऑफ CRF पेशेंट्स इन सच व्यू, वी डू रिवर्स कर सकते हैं। श्री चरक संहिता एकाश्वास चिकित्सा दिनांक सकाळी 7:30 ते 8 बापट कडूस। ओके। तो ये 6 अगस्त के लिए शायद हम दोबारा लिंक ओपन करेंगे, तो जिनको चाहे वो उसमें ले ले। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।